Hey everyone, this is Shubham Dashora. Welcome back to the channel. And today we are going to deal with chapter number 4 from your class 12, which will be D and F block element. ठीक है. अब दिक्कत क्या आती है ना कि बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर याद करने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इसमें बस रटना 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 है. ठीक है. लेकिन कई जगह पर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जामिनर डायरेक्ट आपके सामने पेपर में से परोस के दे देता है और आपको वो दिक्कत हो जाती है उस टाइम पे. तो मैं एक बार ट्राई करूंगा कि मैं पूरा चैप्टर में जो जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो तो मैं आपको साथ में दूं ही, साथ में हम कुछ इम्पोर्टेंट थोड़े से पीवाईक्यूज भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. देखो क्या क्या पढ़ना है हमको. अब वैसे तो डी एंड एफ ब्लॉक खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट होती है, बट आपके एक छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है इसमें. ठीक है. इसमें हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज ट्रेंड्स वगैरह वो देखना है, उसकी कौन कौन सी कैसे कैसे वेरिएशन आती है वो देखना है. ठीक है. अब इसमें जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है मैं उसी को ज्यादा अच्छे से कराऊंगा. ठीक है. फिर ये इंटरस्पेशियल कंपाउंड क्यों बनाता है, कलर्ड आयंस क्यों बनाता है वगैरह, इन सब के रीजंस वगैरह देखेंगे. फिर हम लोग देखेंगे ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है इनको, K2Cr2O7 एंड KMnO4. फिर हम लोग एफ ब्लॉक पे आएंगे. एफ ब्लॉक में भी इनकी जनरल प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन आ जाएंगे. ठीक है. इस तरीके से अपना फ्लो रहेगा. स्टार्ट. तो देखो इंट्रोडक्शन में तो क्या है, डी ब्लॉक कौन होता है और एफ ब्लॉक कौन होता है. तो जब हम हमारी पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके की होती है ना. इसमें स्टार्टिंग में अपने पास एस ब्लॉक होता है, इस तरफ राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक होता है और बीच में कहीं डी ब्लॉक आ रहा है. दिस इज योर डी ब्लॉक. तो डी ब्लॉक ना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में कहीं लाई कर रहा होता है. ठीक है. और इसी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच की प्रॉपर्टियां होती है. काइंड ऑफ कहने का मतलब क्या है कि जब हम एस से पी ब्लॉक में ट्रांजिशन कर रहे होते हैं तब वहां पर टी ब्लॉक कहीं बीच में आ जाता है, इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोल देते हैं. ठीक है. क्योंकि जब हम एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जा रहे हैं तो बीच में कहीं ये एलिमेंट हमको मिल रहे हैं. ठीक है. अब इसके अंदर सीरीज बनी हुई होती है चार, इस तरीके से. ठीक है. कौन कौन सी सीरीज होती है, पहली होती है सबसे पहली 3D सीरीज. 3D सीरीज होती है सबसे पहले जिसके अंदर डी ब्लॉक चालू होता है जहाँ से, क्योंकि स्कैंडियम चालू होता है, जिंक पे खत्म हो जाता है. ठीक है. फिर ऐसे ही 4D सीरीज आती है, इटीरियम से चालू होती है, कैडमियम पे खत्म हो जाती है. फिर 5D और 6D सीरीज में ना कुछ ज्यादा एलिमेंट्स आते हैं थोड़े से. अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसी में ना यहाँ पे 5D में जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो एक कट लगता है छोटा सा, और वहां पे ही लेंथेनम भी चालू हो जाते हैं. ठीक है. ये जो पहला एलिमेंट है, लेंथेनम किसका पार्ट है, तो डी ब्लॉक का पार्ट. एक्टिनम किसका पार्ट है, तो भी डी ब्लॉक का पार्ट है. लेकिन लेंथेनम और एक्टिनम के बाद उसे जितने भी एलिमेंट है वो सारे किसके पार्ट हो जाते हैं, एफ ब्लॉक. आप लोगों को पता ही होगा ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें. तो एफ ब्लॉक को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि वो ट्रांजिशन मेटल की जो सीरीज है उसके जस्ट अंदर निकले हुए हैं. ठीक है. एफ ब्लॉक में दो सीरीज आती है, 4F एंड 5. 4F चालू होता है सीरियम से, खत्म हो जाता है लूटीशियम पर. 5F चालू होता है थोरियम से, खत्म हो जाता है लॉरेंशियम पर. ठीक है. तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है. एफ ब्लॉक का दो जो सीरीज है, 4F वाले उसको लेंथेनाइट बोलते हैं और 5F वाले को हम लोग एक्टिनाइट बोलते हैं. तो ये कॉमन चीज है, ये तो आप लोगों को वैसे भी पता होती है. चलो. अब सवाल पहला यही जो मैंने आपको बताया भी था, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है. ठीक है. क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एस और पी ब्लॉक के बीच की प्रॉपर्टीज के साथ रिजेंबल करती है, यानी कि ट्रांजिशनल टाइप की प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है. अब आईयूपीएसी ने क्या बोला है, किन किन मेटल्स को आप लोग ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में रख सकते हो. तो ध्यान रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. ट्रांजिशन मेटल हम लोग किसको बोल सकते हैं, आईयूपीएसी ने क्या बोला है, वो मेटल्स जिनके पास या तो न्यूट्रल स्टेट में या फिर उनकी आयोनिक स्टेट में एक इनकम्प्लीट डी सबसेल हो. पूरा फुल नहीं होना चाहिए. अगर पूरा फुल है तो उनको ट्रांजिशन मेटल नहीं कंसिडर किया जाए. लेकिन ध्यान रखो, न्यूट्रल में या फिर आयन में. जैसे अगर आप बोलो कि जैसे मेरे पास कॉपर है. ठीक है. कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसे तो होती है 3D9 4s2, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कॉपर एक्सेप्शनली अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को क्या कर लेता है, 3D10 4s1. आप लोग यहाँ पे हाथ खड़े करके बोलोगे कि सर ये तो गड़बड़ हो गई, आपने तो आईयूपीएसी का रूल ही उड़ा दिया.
आपने तो बोला कि IUPAC ने बोला हुआ है इनकम्प्लीट डी सबसेल होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे तो इनकम्प्लीट है ही नहीं, ये तो कंप्लीट है। तो क्या कॉपर ट्रांजिशन मेटल नहीं है क्या? आंसर इज नो। कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि इसकी ये न्यूट्रल स्टेट में भली कंप्लीट रखा हो, लेकिन कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, +2, कॉपर +2, उसमें वो 3D9 की तरह एग्जिस्ट करता है, और ये क्या है, एक इनकम्प्लीट डी सबसेल। ठीक है, दैट्स वाई हम लोग कॉपर को क्या बोल सकते हैं, एक ट्रांजिशन मेटल का पार्ट बोल सकते हैं। तो कौन कौन ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनको हम ट्रांजिशन मेटल का पार्ट नहीं बोल सकते? तो वो होंगे आप लोगों के जिंक, कैडमियम, मरकरी। जो अपना लास्ट ग्रुप होता है डी ब्लॉक का, ZnCd एंड Hc, इन तीनों को हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते, क्योंकि चाहे आप, और Hg को तो चलो फिर भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से, मरकरी का +1 वाला सॉल्ट भली एग्जिस्ट कर सकता होगा, बट जनरली हम लोग इन तीनों को ही नहीं रखते कैटेगरी। जिंक क्या करता है, अपनी न्यूट्रल स्टेट में भी D10 रखता है, और अगर आप इसकी +2 ले लोगे तो भी ये D10 रखेगा, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकल जाते हैं। सेम फॉर कैडमियम, 4D10, और +2 में ले लोगे तो भी 4D10। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आपको उसमें डायरेक्ट आंसर टिक करना था जिंक। ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक फिर से लेके आया हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये अगर एग्जाम में आ गया ना, तो आप लोगों में से आधे तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट ही लग रहे हैं, तो इसमें से हम टिक किसको करें, कैंडियम, कैडमियम, टाइटेनियम और मोलिब्डेनम। तो आपको उसको टिक करना है जो इकलौता एलिमेंट है इसमें से जो कि आयनिक स्टेट में भी और न्यूट्रल स्टेट में भी, दोनों स्टेट में क्या रखता है, एक फुल्ली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, विच इज कैडमियम। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं द ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज को, यानी कि डी ब्लॉक। अभी हमने डिस्कस किया एस और पी ब्लॉक के बीच में रहता है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो ये भी एक दो बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते थे पहले पुराने जमाने में, कि बताओ डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, n-1 D1 से 10 और ns1 to 2। ठीक है, ns1 to 2 हमको कॉपर और क्रोमियम की वजह से देखने को मिला। ये जो आपके दो इकलौते ऐसे स्टार मार्क करके लिखवाते हैं हम लोग 3D सीरीज में, है ना, क्रोमियम एंड कॉपर, यही दोनों ऐसे भाई बंधु हैं जो कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेते हैं टू अटेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्रोमियम के केस में क्या होता है, आइडियली इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी, 3D4 4s2, लेकिन ये चेंज करके क्या कर लेता है, 3D5 4s1। ऐसे ही कॉपर के केस में मैंने बताया कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s1 हो जाती है, जबकि होनी क्या चाहिए थी, 3D9 4s। ठीक है, अब ये सब हो क्यों रहा है भाई, क्यों कर रहे हैं ये ऐसा, ताकि इनको स्टेबिलिटी मिल सके। क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी है और जो फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी है, वो ज्यादा मतलब स्टेबल माने जाते हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड फॉर्म। तो इस वजह से 3D सीरीज के अंदर तो क्रोमियम और कॉपर क्या रखते हैं, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड रिस्पेक्टिवली। चलो जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। अब इनकी जनरल प्रॉपर्टीज से ज्यादा ऐसा सवाल कुछ पूछा नहीं जाता है, बस देखने के लिए हम लोग देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा तगड़े मेटल होते हैं, कॉपर देखा ही होगा आपने, पीटते रहो उसको, हाईली डक्टाइल, हाईली मेलिएबल, बहुत अच्छी थर्मल इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी भी रखता है। फिर कुछ कुछ मेटल्स जो होते हैं ना, उनको छोड़ दिया जाता है, ये सारे बहुत हार्ड नेचर के होते हैं। जनरली ट्रांजिशन मेटल सारे हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू। फॉर एग्जाम्पल मरकरी, अरे मरकरी तो बेचारा मेटल होता है, लिक्विड होता है ना, the only liquid, the only metal which is a liquid, मरकरी तो बेचारा लिक्विड फॉर्म में रहता है। फिर जिंक और कैडमियम भी थोड़े सॉफ्ट नेचर के रहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये जनरली बाकी सारे हार्ड नेचर के। फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब इसका ट्रेंड वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, एक्सेप्ट स्पेशली इसमें तो कोई नहीं पूछेगा। इसमें वैसे वैल्यू पहले इंक्रीज करती है बाद में डिक्रीज करती है, कुछ नहीं यहाँ से आएगा, ध्यान में दो। एटोमाइजेशन एंथैल्पी, अब देखो, एटोमाइजेशन एंथैल्पी मतलब उसको एटम में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी। तो होता क्या है जनरली कि जो सेकंड और थर्ड सीरीज के मेटल्स है, उनकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है देन फर्स्ट सीरीज वाले, बस ये याद रखना होता है। फिर टीम फोरेंसिक साइंस और पीएनसी आप लोगों के लिए लेके आए हैं CUET UG एडमिशन मार्गदर्शन प्रोग्राम फॉर 2026। इसमें आपको कंप्लीट एकेडमिक प्रिपरेशन मिलेगा, मॉक टेस्ट लीडर बोर्ड के साथ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा।
ताकि आप लोग अपना लेवल चेक करो कि आपके फेलो कॉम्पिटिटर्स के साथ आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। फिर कंप्लीट पीसीबी के नोट्स तो प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में आपको डीपीपीज वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही आप लोगों को कंप्लीट सॉल्व्ड पीवाईक्यूज मिलेंगे जो कि हम लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं। और उससे आपको एक अप्रोच पता चलेगा कि मुझे अगर क्वेश्चन सामने आ गया तो मैं उसको एक्चुअली अप्रोच कैसे करूंगा, एक एक्सपर्ट उसको किस तरीके से अप्रोच करता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मान लो आपने अच्छे से एग्जाम दे दिया, आपका बहुत अच्छा स्कोर भी आ गया, लेकिन अब आता है मेन स्ट्रगल आप लोगों का कि एग्जाम तो दे दिया, पास भी हो गया, अब कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है। तो वहां पर भी हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा हो तो उसमें भी आप लोगों को असिस्ट करेंगे। उसके अलावा पर्सनलाइज कॉलेज काउंसलिंग के टाइम पे भी आपका जो भी स्कोर आया होगा उस हिसाब से हम आपको बता सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर मान लो अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आपके लिए रेस्क्यू प्लान क्या होगा, है ना, दूसरा और कौन सा कॉलेज आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए भी हम लोग आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे फॉरेंसिक साइंस के कॉलेजेस का पूरा टूल अपने पास पड़ा हुआ है। उसके अलावा जो भी आपका स्कोर होगा उसके बेसिस पे हम लोग आपको बता देंगे, साथ ही आपको रियल टाइम अलर्ट और अपडेट भी देते रहेंगे। इसके अलावा आपका प्रियांशी मैम के साथ ग्रुप सेशन वगैरह भी होता रहेगा ताकि आप लोगों को ऐसे अकेला फील हो, थोड़ा डेली अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ये सब आपको मिल सकता है ओनली इन 2999। और इसको अगर आपको एनरोल करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पे जाके भी एनरोल कर सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन एटॉमिक आयन। देखो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करना स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड तब क्या होता है साइज में। जल्दी से सोच लो, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज क्या करती है, तो आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है ना, पीरियोडिक में सब पढ़ के ही आते हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, इसलिए साइज जो है वो डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे भी हमको यही देखने को मिलता है कि साइज जो है इन जनरल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है, बट ये डिक्रीज थोड़ा सा इरेगुलर सा होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में मूव करने पर ऊपर से नीचे जब बढ़ते हैं तब साइज क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेकिन ये जो इंक्रीज है ना इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है। होता क्या है कि जब हम 3D से 4D में मूव कर रहे होते हैं तब तो पक्का साइज इंक्रीज करके कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब हम 4D से 5D में मूव करते हैं ना, इन दोनों की जो साइज होती है वो लगभग लगभग सिमिलर सी होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसका रीजन क्या है, वही आपका लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। होता क्या है जब हम 4D में एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं उसी के बाद वो पूरा कट लगता है, ठीक है, और उसके पहले पूरी की पूरी एस ब्लॉक की सीरीज भराती है। तो उस एस ब्लॉक की सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो इतना अंदर की तरफ फिल हो रहा होता है कि वो ऑलरेडी न्यूक्लियर चार्ज को बहुत शील्ड कर देता है, जिस वजह से आपकी जो रेडियाई है जो बढ़नी चाहिए थी वो और ज्यादा थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है। और इसी डिक्रीज के चक्कर में आसपास वैल्यूज आ जाती है 4D और 5D वाली। 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट की लगभग लगभग आसपास की वैल्यू आ जाती है किसी एटॉमिक साइज। तो इसका नेट रिजल्ट यही होता है अपना। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल यही है, सिरकोनियम और हॉफनियम। देखो टाइटेनियम वाली सीरीज से ये बिलोंग करते हैं, है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम सिरकोनियम और हॉफनियम। तो सब बात करते हैं कि 4D और 5D की सीरीज की जो आयनिक साइज है वो लगभग लगभग बराबर होती है, तो यही एग्जाम्पल दिया जाता है। इन दोनों की एटॉमिक साइज जो है वो लगभग लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर। और रीजन क्या आएगा, लेंथ एंड हाइट कंट्रैक्ट, ठीक है। इम्परफेक्ट शील्डिंग हुई लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि अंदर के तरफ हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, ये भी लगभग नॉर्मल साइड ट्रेंड फॉलो करती है एक्सेप्ट फॉर जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाए, ठीक है। जब तक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आ रही है तब तक सब कुछ सिंपल मामला चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहां पर हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऐसी कंडीशन आ गई तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो जनरली क्या होता है इन द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज कर रही है भाई, साइज छोटा हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको इंक्रीज करना भी चाहिए था, ठीक है। पर जैसे ही हम लोग सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन की बात करते हैं, ये तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी था। अगर आपने को एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तब इनके जो फैक्टर्स है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब आपने Mn प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन देखी तो क्या आ रही है 3d5 4s,
ऐसे ही जब क्रोमियम की प्लस की चेक करी तो वो आ रही है D5। तो आप देखोगे ना, ये मैंगनीज प्लस बेचारा एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ना, तो उसको अपनी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी। 3d5 4s1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या आसान है? बिल्कुल आसान है। 4s1 को बोलेगा भागो भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है, 3d5 बनने में हाफ फील्ड स्टेबल है, ठीक है। इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा आसान है। और अगर आपको कोई बोलेगा कि बताओ कंपेयर करो, Mn प्लस है, Cr प्लस है, किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाइयर होगी, तो आप बोलोगे अच्छा देख लेते हैं, चलो 3d5 4s1 हो गया ये तो, और ये सिर्फ 3d5 हो गया। तो आप लोग बोल दोगे आराम से कि इसको तो निकालना बहुत ज्यादा आसान है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? लो, क्योंकि आसान है निकालना, लो आयनाइजेशन एनर्जी, और इसकी वैल्यू क्या होगी? हाई। तो क्या आंसर टिक कर दोगे? क्रोमियम। सिंपल है। फिर ऐसे ही देखो, आयरन की बात कर लेते हैं, Fe+2 एंड मैंगनीज प्लस टू। Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D6, मैंगनीज प्लस टू की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D5। फिर से क्वेश्चन आएगा, बताओ दोनों के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा किसकी होगी? तो देखो मैंगनीज प्लस टू तो बेचारा अचीव कर चुका D5, हाफ फील्ड स्टेबल हो चुका, तो वो किस खुशी में इलेक्ट्रॉन देगा भाई? क्यों उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी? बहुत ज्यादा हाई होगी। Mn+2 इज एक्सट्रीमली स्टेबल, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई। और जबकि Fe+2 की बात करोगे तो D6 है, D5 बनने के लिए तड़प रहा है, तुरंत से पहले इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ इस थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आयरन की लो होगी इन कंपैरिजन टू M। ये सारे स्टेटमेंट फॉर्म वाले क्वेश्चन है, जिसमें आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करोगे, आपका आंसर टिक करके आएगा, 4 मार्क्स घर पे लेके जाओ। ग्रुप के अंदर डिक्रीज करता है, इंक्रीज होता है, सेल एक और बढ़ता है, सबको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बढ़िया टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक, ठीक है। अब देखो, वैसे देखा जाए तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज व्हाट? तो +2 है। फिर एक और क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता डी ब्लॉक में? तो आंसर है स्कैंडियम। ये जो बेचारा स्कैंडियम है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? देखो, इसके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ना वो होती है 4s2 3d1। अब जब इसको आप +2 बनाने जाओगे तो ये बेचारा कहता रह जाएगा सिर्फ 3d1, तो वो बोलता है कि यार मुझे 3d1 में भी क्यों ही छोड़ रहे हो, एक और इलेक्ट्रॉन भी ले लो मुझसे और मुझे 3d0 कर दो, तो मैं फुल्ली फिल्ड स्टेबल बन जाऊंगा। इसीलिए वो Sc+2 में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो हमेशा Sc+3 में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रख के जाना। बाकी सारों में आपको +2 +2 +2 देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट का? इट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आगे चल के जब लैंथेनाइड एक्टिनाइड पे आएंगे तब वहीं पर मैं बताऊंगा कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, मोस्ट स्टेबल वाली। अच्छा, फिर यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में कौन रखता है? तो आपका मैंगनीज, अपना सबसे ज्यादा फेवरेट Mn। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में भी यही माहिर है, और हाईएस्ट वैल्यू रखने में भी यही माहिर है, क्योंकि सेंटर में आता है, एक्सेप्ट भी करना जानता है, लूज भी करना जानता है, ठीक है। फिर मैंगनीज के बाद सेकंड हाईएस्ट पे कौन है? तो दो लोग होते हैं। वैसे क्रोमियम ज्यादा पहचाना हुआ है, आयरन को कम पहचाना गया है, लेकिन क्रोमियम की जो +6 है वो बहुत ज्यादा कॉमनली पाई जाती है इसमें, K2Cr2O7। कैलकुलेट करना, आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलेगी, ठीक है। ये हो जाएगा -14, -14 को 2 इधर से +2 करोगे तो 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो +6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी होती है। बाकी कॉपर की +1 +2 दोनों होती है, निकल की इतनी होती है, कोबाल्ट की बाकी सब ठीक है। आयरन की भी अलग अलग रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ये। एक यहाँ पे +1 भी होती है, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है किसमें होती है वो। चलो, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, जैसे स्कैंडियम +2 इज वर्चुअली अननोन, क्यों? स्कैंडियम +2 नोन क्यों नहीं है दुनिया को? मैंने अभी बताया आपको, वो D1 में एग्जिस्ट नहीं करना चाहता, वो बोलता है मुझे D0 में कन्वर्ट कर दो, मैं स्कैंडियम +3 बन के जी लूंगा, ठीक है। फिर नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इकलौता ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा, कौन है वो? अगेन स्कैंडियम। स्कैंडियम, क्योंकि उसकी तो इकलौती है +3। फिर क्या है?
टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम प्लस 3 एंड टाइटेनियम प्लस। तो देखो टाइटेनियम का सेकंड नंबर पे आता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं 4s2 3d2। अब ये बोल रहा है प्लस 2 और प्लस 3 से प्लस 4 ज्यादा स्टेबल क्यों है। अब यार देखो, आप इसमें से प्लस 2 कर लो तो ये बन जाएगा 3d2, अगर आप इसमें प्लस 3 कर दो तो ये बन जाएगा 3d1, प्लस 4 अगर आपने कर दिया ना, इसमें से अगर आपने प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट कर दी तो ये बन जाएगा 3d0। तो ऑब्वियस सी बात है यही ज्यादा स्टेबल होगा। 3d0 बन गया, इसका मतलब उसने फुल्ली फील्ड अचीव कर ली स्टेबिलिटी। 3d से पिछले वाले तो सारे फुल्ली फील्ड है, इसलिए क्योंकि इसका फुल्ली फील्ड नेचर होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन डी में नहीं है, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, फिर आप लोगों का, मेरा, दुनिया में अभी तक जितने भी लोग हैं उन सबका फेवरेट क्वेश्चन, कौन सी 3D सीरीज का ट्रांजिशन मेटल सबसे ज्यादा रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, या फिर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो कौन है वो? कौन है वो? कहाँ से वो आया था? मैंगनीज। ठीक है, फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमियम प्लस 2 जो है वो रिड्यूसिंग है और Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग है, जबकि दोनों के पास क्या है, D4 कन्फिग्रेशन है, ऐसा क्यों है? तो देखो, मैंगनीज+3 ऑक्सीडाइजिंग नेचर का इसलिए है क्योंकि उसको कन्वर्ट हो जाना है मैंगनीज+2 में, और वो अपनी D5 कन्फिग्रेशन, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन स्टेबल अचीव कर लेगा। ठीक है, क्रोमियम+2 के साथ क्या लफड़ा है कि क्रोमियम+2 ना, अ, उसमें जब हम लोग CFT स्टडी करने जाते हैं तब उसमें हमको पता चलता है कि क्रोमियम+2 में जो D4 है ना, वो क्या चाहता है कि वो एक और इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, सॉरी, एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, ताकि इसका ये इलेक्ट्रॉन भी भाग जाए और ये अपनी D3 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अचीव करे। D3 मैं स्टेबल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना जब हम T2G और EG में पढ़ लेते हैं, तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 0, इट इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल। जब आगे जाके कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब आपको ये थोड़ा बेटर क्लियर होगा, बाकी इसको ध्यान में रखें। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन है, विच इज मोर स्टेबल, कॉपर+2 और कॉपर+1 इन एक्वस सॉल्यूशन। वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा स्टेबल होगा भाई, कॉपर+2 या कॉपर+1? तो आंसर है कॉपर+2। आप लोगों को ऐसा मन में अजीब लग रहा होगा, क्यों अजीब लग रहा होगा? क्योंकि कॉपर+1 अभी हम बोल के आए हैं भाई 3d10 रखता है, 3d10 रखता है, नो डाउट रखता है, लेकिन कॉपर+2 कैसा रखता है, 3d9। तो आप लोगों के मन में फिर से विचार आ रहा होगा कि ये सर क्या करवाए जा रहे हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले बोला कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और अभी बोल रहे हैं कि कॉपर+1 जो है वो लेस स्टेबल है और कॉपर+2 ज्यादा स्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन में, ऐसा क्यों हो रहा है सर? एक मिनट के लिए, ये जो एक्वस सॉल्यूशन है ना, यहाँ पर वाटर एज ए लीगेंड काम कर, और जैसे ही वाटर एज ए लीगेंड काम कर रहा है तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी का। हाइड्रेशन एनर्जी कौन ज्यादा रिलीज करता है, जिसके पास चार्ज ज्यादा होता है, और क्योंकि कॉपर+2 की हाइड्रेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है, एक हाइड्रेशन एनर्जी का कर्व आता है हायर लेवल पे जब हम लोग पढ़ते हैं, उसमें टॉप पर बैठा हुआ रहता है, इसके बाद निकल आता है। ठीक है, तो ये टॉप पर बैठा हुआ रहता है हाइड्रेशन एनर्जी में, और दैट्स वाई इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज कर, ध्यान में रखो, जितनी ज्यादा एनर्जी कोई रिलीज कर देता है उतना ज्यादा वो स्टेबल बन जाता है। कॉपर+2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर+1। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलो, ऑक्साइड्स की बात कर लेता हूँ। तो ऑक्साइड जो है Mn2+, Mn2O7 का ऑक्साइड बनता है, इसके अलावा Fe2O3 टाइप का ऑक्साइड बनता है, कुछ फेरेट्स बनते हैं। ठीक है, पर फेरेट ज्यादा स्टेबल नहीं होते तो वो डिकम्पोज वगैरह हो जाते हैं। अब मैंगनीज जो है वो जब हेलोजन टाइप कंपाउंड के साथ बॉन्ड करता है ना, तब वो अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही बना पाता है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है तब वो अपना हाईएस्ट टाइप का नेचर बना सकता है, विच इज अराउंड +6 आई थिंक, या +7 है ये, 7 to the 14, हाँ, ये +7 है, आई थिंक +7 में ऐसी। फिर एक और अच्छा क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट कर दो, VO2+, Cr2O7 2-, MnO4-, इनमें ऑर्डर जमा दो, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपने कैलकुलेट कर लिया +3 आएगा क्या, तो इस तरीके से ऑर्डर अचीव हो जाएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी उतनी ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। इजी है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करना, मतलब खुद का क्या करना, रिडक्शन कर देना।
रिडक्शन कब करता है कोई? जब खुद एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। कोई कितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जितना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा। इजी। फिर ये कुछ क्वेश्चन तो आ रहे हैं, आप लोग देख लेना फिर, ठीक है। थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। इसको इस अकेले फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। किन सब्सटेंसेस को हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं? जैसे अब आपने किसी मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? अगर मैग्नेटिक फील्ड से वो थोड़ा सा रिपेल हो रहा है, वीकली रिपेल, तो हम उसको बोल देंगे वो कैसे नेचर का है? डायमैग्नेटिक। अगर वो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तब हम बोल देंगे वो कैसे नेचर का है? पैरामैग्नेटिक नेचर का। अगर वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, तब हम बोल देंगे कि वो फेरोमैग्नेटिक नेचर का। ऐसा और भी बोला जाता है कि फेरोमैग्नेटिक जो है वो एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म की तरफ जा रहा हो। इन ओनली फॉर्मूला जो हम लोग को पढ़ाया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, न्यू इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू। इसकी एक ट्रिक भी कराता हूँ मैं क्लास में, तो उससे आप लोग डायरेक्ट न्यू की वैल्यू पता लगा लेते हो, ठीक है। या फिर न्यू दिया हुआ है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पता लगा लेते हो। सिंपल सी चीज है। एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। न्यू की यूनिट क्या होती है? तो बोहर मैग्नेट्रॉन यूनिट होती है, ध्यान में रखना है इसको। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है एम एन प्लस टू के लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? तो एम एन प्लस टू के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लो, D5। D5 में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 5। अब 5 आ गई तो 5 इंटू 5 + 2 तो 7, 7 5 35, तो रूट ऑफ 35। रूट ऑफ 35 किसके नीचे है? रूट ऑफ 36 से जस्ट एक नीचे है। इसकी लगभग वैल्यू 5.89 जैसी कुछ आती है, ठीक है। चलो, इसके लिए वैसे ट्रिक है जो मैं, चलो बता ही देता हूँ, क्या ही करेंगे। अ, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, जैसे मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, दो इलेक्ट्रॉन आया, तीन इलेक्ट्रॉन आया, चार इलेक्ट्रॉन आया, तो इसकी जो न्यू की वैल्यू आती है वो लगभग इसी के डबल के नीचे होती है। जैसे वन का 1 + 1 करोगे तो 2 आएगा, तो 1.73 के लगभग इसकी वैल्यू है। मतलब स्टार्टिंग वैल्यू वही रहेगी जो यहाँ पे है, और आगे हम लोग उसकी नेक्स्ट वैल्यू के करीब जा रहे हो। जैसे अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इनकी वैल्यू भी लगभग इतनी ही कुछ रहती है, 3.89, 4.88, ऐसी कुछ वैल्यूज रहती है, ठीक है। तो आप लोगों के एग्जाम में जो ऑप्शन आते हैं ना, उनमें वो इसकी वैल्यू को फिक्स रख लेता है। जैसे 1 2 3 4 दे दिया, अब आपको पता ही है कि अगर हमको पता चल गया नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो हम डायरेक्टली उसी ऑप्शन को टिक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल VO4+, ठीक है। इसके अंदर आपको अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी, तो अगर आपको चार ऑप्शन दे दिया जाए, चलो ये दे यही दे देते हैं, 4.88, ABCD करके ऑप्शन दे दिया, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, वेनेडियम +3। अच्छा, तो जीरो ही हो जाएगा क्या? नहीं, जीरो नहीं होगा। वेनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वेनेडियम +3 में ही है ना? अच्छा, तो +5 में है, तो जीरो हो जाएगा। वेनेडियम +4 से कुछ और ले लो, Fe+2 ले लें क्या? D6, हाँ, Fe+2 ले लेते हैं। Fe+2 में क्या होगा? वो D6 होगा, तो कुछ इस तरीके की होगी, चार अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। चार अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही वैल्यू क्या आ जाएगी? D। कुछ देखना ही नहीं है, अगर तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आंसर क्या आ जाएगा? C। अगर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आंसर क्या आ जाएगा? ये। इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली मार्क करके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कलर्ड आयन का फॉर्मेशन। अब डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं बहुत अच्छे कलर दिखाते हैं, ठीक है। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, एक तो वो भी रीजन है, डीवी ट्रांजिशन जिनको हम लोग बोलते हैं। होता क्या है, जब लाइट इनके ऊपर गिरती है, तो ये क्या करते हैं, कुछ पार्ट लाइट का अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ पार्ट लाइट का जाने देते हैं। तो हमको जो कलर नजर आता है वो वही पार्ट है जो ये रिलीज कर देते हैं, जाने देते हैं, ठीक है। जो जो एमिटेड लाइट वो हमको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ब्लू कलर का दिख रहा है, तो इसका मतलब इसने ब्लू कलर के अलावा जितनी भी लाइट्स है वो सारी क्या कर ली है? एब्जॉर्ब कर ली।
और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी। ठीक है, जो भी हमको कलर ऑब्जर्व हुआ है वो एक्चुअली इसके अब्जॉर्ब्ड कलर के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। फिर हम एक ऐसे सर्कल टाइप बनाते हैं जिसमें वी बाय डी जी और आर लिख देते हैं। हालांकि इस पे नहीं जाओ तो अच्छा है। ठीक है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको देखने को मिलते हैं। अब ये कुछ कलर्स हैं जो कि आपको याद रख के जाने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए हैं डायरेक्ट कलर। ठीक है, तो वेनेडियम का, जैसे मैंगनीज का तो बहुत बिल्कुल पेल पिंक सा कलर आता है, बिल्कुल लाइट सा, लाइट पिंक कलर बोलते हैं इसको, मैंगनीज प्लस होगा। ठीक है, आयरन प्लस 3 का थोड़ा सा येलोइश कलर रहता है क्योंकि आयरन का येलो ही कलर आता है। कॉपर प्लस 2 बहुत डार्क ब्लू कलर आता है, तो ये रहा। निकल प्लस 2 का कलर थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप होता है। वेनेडियम प्लस 4 का कलर भी थोड़ा सा ब्लूइश टाइप रहता है, और प्लस 3 का कलर थोड़ा ग्रीनिश टाइप है। फिर एक बार कोबाल्ट का कलर थोड़ा सा डार्क पिंक है। कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्म करने का टेंडेंसी अपने डी ब्लॉक का भर भर के, दुनिया भर के कॉम्प्लेक्स आयन बनाए रखे होते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भरपूर यूज होता है इन लोगों का। क्यों बनाते हैं भाई ये कॉम्प्लेक्स आयन? तो बहुत छोटी साइज है, बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, इसके अलावा डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी है। आओ आराम से लिगेंड को बुलाता है, आ जाओ भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करके चले। फिर कैटेलिटिक एक्टिविटी रखते हैं बहुत सारे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इट इज अ वेरी वेल नोन पीवाईक्यू। बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट हैं जो कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में काम में आते हैं, जो कि डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के बने हुए होते हैं वो कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल V2O5, V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर के लिए काम में आती है, उसके लिए काम में आता है। फिर ऐसे ही फाइनली डिवाइडेड आयरन, हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया के फॉर्मेशन में तो काम आती है। इसके अलावा निकल, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब सब बताऊंगा, इसकी ट्रिक भी बताता हूँ मैं। निकल पड़ता है पिटता है, NiPDPT, तो तीनों के तीनों ही कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में काम में आते हैं। कोई निखिल हो तो बुरा मत मानना। फिर नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड। होता क्या है, कुछ ऐसे छोटे छोटे से एटम्स होते हैं जो कि इनके कॉम्प्लेक्स के से बीच में फंस जाते हैं। हालांकि ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट मामला नहीं है, कोई पूछता नहीं है। अलॉय फॉर्मेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अलॉय में क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग मेटल्स को ब्लेंड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन लेंथेनाइड अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ साथ कुछ और एलिमेंट्स को मिक्स करके एक अलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो थोड़े हार्ड नेचर के हों, हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हो, वगैरह वगैरह। अब इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे फेरस अलॉयज हो गया, इसके अलावा ब्रास हो गया जो कॉपर जिंक का अलॉय है, ब्रॉन्ज हो गया जो कॉपर टिन का अलॉय है। ये दोनों से हो सकता है कभी पूछ ले भूले भटके, बाकी चांसेस कम है बट पूछ सकता है, इट कैन बी आस्क्ड कि बताओ ये किसका अलॉय है। बचपन में पूछा करते थे ऐसे क्वेश्चन ये लोग, पर क्या पता कि ऐसे बिल्कुल इजी देना हो तो ये भी पूछ लो। अब आ जाते हैं अपन इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसमें ना बहुत सारी रिएक्शन है जो आपको डायरेक्ट ध्यान में रख के जानी पड़ेगी, क्योंकि वो उसका प्रोडक्ट में पूछ लेता है कभी कभी। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे डाइक्रोमेट को बनाते कैसे हैं, K2Cr2O7 को पहले तो डाइक्रोमेट बोलना सीखो। इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम क्या है, इसका मेटल आयन है, काउंटर आयन है। और डाइक्रोमेट क्या है, इसका कोर कंपाउंड है। कैसे बनाते हैं डाइक्रोमेट, तुम्हारे पास पहले क्रोमाइट होता है, इसको बोलते हैं Cr2O4 को हम लोग बोलते हैं क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ थोड़ा जलाते बराते हैं, तो हमको ये मिलता है Na2CrO4। ठीक है, एक बार हमको Na2CrO4 मिल गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेट। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेट। क्रोमेट को हम क्या करते हैं, एसिडिफाई करते हैं। अभी हमने बेस के साथ थोड़ी रिएक्शन कराई थी, अब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू डाइक्रोमेट। बट ये डाइक्रोमेट किसका है, सोडियम का डाइक्रोमेट। अब हम इसको KCl के साथ ट्रीट कराएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इजी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये ना पोटेशियम डाइक्रोमेट और अपना क्रोमेट, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। CrO4 2- को जब आप एसिडिक मीडियम दे रहे थे तो वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा था, अगर आप डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम दे दोगे तो वापस CrO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। कौन बेसिक कंडीशन में चेंज हो जाता है, कौन एसिडिक कंडीशन में, ये यहाँ से पूछ सकता है। फिर इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा देख लो। क्रोमेट आयन CrO4 2- टेट्राहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री रखता है। डाइक्रोमेट आयन
डाइमर टाइप का है, बट ज्योमेट्री अभी भी एक मेटल सेंटर के अराउंड टेट्राहेड्रल टाइप की है। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। यूजेस क्या होते हैं? बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड तो होता ही है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जब हम करते हैं तो प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे काम में लेते हैं। बाकी ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से एक्सेप्टेंस कर लेता है, +6 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही एग्जाम का क्वेश्चन है कि बताओ भाई कितने इलेक्ट्रॉन दे देता है एक क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन दे देता है? 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है। कहाँ से कहाँ चेंज हो जाता है? तो +6 से +3 में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो, एसिडिफाइड K2Cr2O7 जो होता है ना, वो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर सकता है, सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर सकता है, टिन को टिन +4 में कन्वर्ट कर सकता है, आयरन को आयरन +3 में कन्वर्ट कर सकता है। ये भी पूछा हुआ है कि सल्फाइड को वो किस में कन्वर्ट करेगा? तो सल्फर में कन्वर्ट करेगा। आपको ध्यान होना चाहिए तभी बता पाओगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं KMnO4 की। KMnO4 कैसे बनाया जाता है? तो हम लोग को पास एक कोर और आता है MnO2 का। ठीक है, MnO2 को हम लोग KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको पहले K2MnO4 मिलता है। फिर K2MnO4 की हम एसिडिफिकेशन कर देते हैं तो हमको MnO4 माइनस मिल जाता है। ठीक है, अब कमर्शियली भी हम लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं। MnO2 होता है, हम पहले इसकी KOH के साथ रिएक्शन करा के मैंगनेट आयन बनाते हैं, MnO4 आयन, इट इज कॉल्ड एज मैंगनेट आयन। फिर इसको, मैंगनेट को हम लोग फर्दर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो हमको मिल जाता है MnO4 माइनस आयन। दोनों में जस्ट चार्ज का डिफरेंस है, एक में इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, एक में इसके अंदर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट +4। ठीक है, लेबोरेटरी में कैसे बनाऊंगा? तो एक रिएक्शन कराते हैं हम लोग, Mn+2 की रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम पर सल्फेट के साथ, K2H2O7 O8 बोलते हैं इसको। तो इसकी रिएक्शन में हमको ये मिल जाता है। ठीक है, हालांकि डिकम्पोज भी कर सकते हैं हम KMnO4 को, अगर ज्यादा आप लोग हीट कर दोगे तो वो K2MnO4 में डिकम्पोज हो जाता है। फिर इसका कलर देख सकते हो, तो जो अपना मैंगनेट आयन है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, और जो पर मैंगनेट आयन है KMnO4 वो होता है पर्पल कलर का, डार्क पर्पल या डार्क पर्पल या पिंक भी बोलते हैं। रिएक्शंस बहुत सारी है, इन सबको देखना। आयोडीन जो है वो आयोडाइड में कन्वर्ट होता है, Fe+2 Fe+3 में, ऑक्जेलेट को CO2 में ही उड़ा देता है, H2S को ये सल्फर में कन्वर्ट कर देता है, सल्फ्यूरस को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ये सारे एसिडिक में थे। फिर न्यूट्रल या फिर बेसिक मीडियम में आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट कर देता है। ये आई थिंक क्वेश्चन था, PYQ था ये था, या आयोडाइड किस में कन्वर्ट करता है, इनमें से क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देख के जाना पड़ेगा, पूरी रिएक्शन रट के मत जाओ, बट प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट कर रहा है वो जरूर देख के जाना। फिर आ जाते हैं अपन लोग एफ ब्लॉक के ऊपर। एफ ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसकी पूरी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक लेंथेनाइड से चालू कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 6s2 जनरली सब में कॉमन रहता है, और 4s में अलग अलग इलेक्ट्रॉन उसमें भरते रहते हैं। ठीक है, साइज की बात करूं तो जनरली डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट जाने पे। फिर ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेबल है। अब इसको समझाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जस्ट क्विक रिवीजन दे रहा हूँ कि इसमें ना इलेक्ट्रॉन कभी कभी तो, वैसे तो देखो सीरियम से चालू होता है ये लैंथेनम वाला किसका है? डी ब्लॉक का पार्ट है, तो इसके अंदर एफ ब्लॉक के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो नहीं दिख रहा है। एफ ब्लॉक कहाँ से चालू हो रहा है? इस सीरियम से चालू होकर लुटियम खत्म हो रहा है। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गया 4f1 में। फिर 4f2 होता ही नहीं है किसी में भी, डायरेक्ट 4f3 आता है, क्योंकि ये डी वाला अंदर जंप कर जाता है। फिर ऐसे ही चलता रहता है जब तक हाफ फिल्ड ना आ जाए। ये गैडोलिनियम है ना, ये पूछा हुआ है। ठीक है, गैडोलिनियम +3 में क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि उसको हाफ फेज स्टेबिलिटी मिल रही होती है। जैसे अपन डी ब्लॉक में मैंगनीज पढ़ रहे थे, वैसे ही मैंगनीज +2 में D5 दिखा रहा था तो हाफ फेज स्टेबल था। वैसे ही गैडोलिनियम +3 में हाफ फेज स्टेबल तगड़ा स्टेबल होता है। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। कुछ ये वाले टाइप के देख लो जो F0 टाइप के हैं, जैसे कि La+3 और Ce+4। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लिख लो। ऐसा कौन सा लेंथेनॉइड है जो कि +4 में तगड़ा स्टेबल है? तो वो सीरियम है। जनरली लेंथेनॉइड की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +3। ध्यान में रखो इसको।
कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज +3, लेकिन अकेला सीडियम जो है ना वो +4 में तगड़ा स्टेबल है, क्योंकि वो फुल्ली फील्ड स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है। याद करो स्कैंडियम, स्कैंडियम +3 में बहुत ज्यादा स्टेबल था, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से तो +2 तगड़ी स्टेबिलिटी थी। लेकिन +2 क्या बोल रहा हूँ, कॉमन ट्रेंड के हिसाब से +2 सबसे ज्यादा स्टेबल आ रहे थे, सारे एलिमेंट में +2 बन रहे थे, लेकिन स्कैंडियम अकेला +3 में एग्जिस्ट कर रहा था। ऐसे ही ये Pe+4 भी तगड़ा स्टेबल होता है, Pe+3 इतना ज्यादा स्टेबल नहीं मानते। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक ही स्लाइड में हम लोग कर लेते हैं। अगर जला दोगे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के साथ रिएक्ट करोगे हाइड्रोजन गैस उड़ा देंगे, हेलोजन के साथ कराओगे हेलाइड बना देंगे, पानी के साथ कराओगे हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन उड़ा देगा। कार्बन के साथ रिएक्शन कराओगे कार्बाइड, ये भी पूछा हुआ है आई थिंक, कार्बाइड या नाइट्राइड दोनों में से एक पूछा हुआ है। सल्फर के साथ कराओगे तो सल्फाइड में कन्वर्ट कर देगा। यूजेस भी इंपॉर्टेंट, यूजेस में ना हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं मिक्स मेटल से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी एलॉय वगैरह में तो काम आता ही है। ये मिक्स मेटल पे पूछा हुआ है कि लेंथेनॉइड के साथ किसको मिक्स करते तो क्या बन जाता है, ऐसे करके पूछा हुआ है। तो 95% लेंथेनॉइड लेते हैं, 5% आयरन या कुछ कुछ और मेटल ले लेते हैं। ठीक है, अब एक मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय के साथ मिक्स मेटल को भी यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू फॉर्म बुलेट शेल एंड लाइटर फ्लेम। ठीक है, बाकी कुछ ऑक्साइड वगैरह को कैटलिस्ट की तरह काम में लेते हैं, उसको भी देख लेना। अब आ जाते हैं एक्टिनॉइड के ऊपर। एक्टिनॉइड में भी यही होता है, 7s2 तो इसके अंदर फिक्स है, बाकी 5f और 60 अलग अलग चलते रहते हैं। ये चालू होता है थोरियम से लेकर और खत्म हो जाता है आप लोगों का लोरेंशियम तक। इसके अंदर भी दिक्कत है कि जो हाफ फिल्ड स्टेबल है वो अपना ये वाला है। ठीक है, आयनिक साइज की बात करूं तो थोड़ा थोड़ा ऐसे डिक्रीज करती जाती है, अब क्योंकि इसमें फिर से वही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता था, तो यहाँ पर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो +3 है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में दोनों में ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का है +3 है। ठीक है, अब +5 +6 +7 भी इनमें देखने को मिलता है, लेकिन +3 इनका कॉमन है। एप्लीकेशन बहुत सारी है, फॉर एग्जांपल TiO जो है वो पिगमेंट पिगमेंट स्टडी में इंडस्ट्री में बहुत काम में आता है। MnO2 जो है वो ड्राई बैटरी सेल में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले में मैंने पढ़ाया ही था आप लोगों को, है ना। जिंक निकल कैडमियम इन सब की बैटरीज हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है वो तो पहले जाके देखना एक बार। फिर ग्रुप 11 कॉइनेज मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा बहुत बार पूछ लेता है, कॉइनेज मेटल किनको बोलते हैं बताओ। कॉइनेज मेटल्स किनको बोलते हैं, जिनसे सिक्के बनते थे पुराने टाइम पे। तो मेनली सोने और चांदी के सिक्के बनते थे, सिल्वर और कॉपर वाले जो ग्रुप होता है CuAgAu, इस ग्रुप को कॉइनेज मेटल बोलते हैं। हालांकि ये दोनों ज्यादा महंगे हैं, इसलिए इन लोगों को ही बोलते हैं जनरली कॉइनेज मेटल। ठीक है, फिर सिल्वर यूके के कॉइन जो है वो थोड़ा कॉपर निकल के अलॉय के बने हुए होते थे। ये भी ऐसे तो पूछा हुआ नहीं है, बट ऐसे दे देते हैं परेशान करने के लिए बच्चों को। फिर कैटलिस्ट पे बात करी थी हमने, V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम में आता है। फिर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट ट्राइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। फिर आयरन को मैंने बता ही दिया, अमोनिया प्रोसेस में काम में आता है, हेबर प्रोसेस में। एक ये वैकर प्रोसेस भी पूछा हुआ है। वैकर प्रोसेस में क्या होता है, एक हमको पैलेडियम बेस्ड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना होता है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन में काम में आता है। ठीक है, वैसे वैकर एल्कीन को भी तोड़ के कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, लेकिन अब हम लोग को ऐसा पढ़ाते हैं कि एल्काइन को तोड़ के भी ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। कैटलिस्ट कौन है, तो कॉपर और पैलेडियम दोनों का मिक्सचर लेते हैं, यहाँ पर पैलेडियम ध्यान में रख लेंगे। एक हाँ, ये फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में सिल्वर ब्रोमाइड की लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। बस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आ चुके हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने आपको सिखाया था जिरकोनियम और हॉफनियम दोनों की क्या होती है, सेम एटॉमिक रेडियस होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। और नियोबियम की तो बात ही नहीं है, इथेरियम की बात। ऑप्शन नंबर सी। HCl को क्यों नहीं यूज किया था KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में, ऐसा क्यों होता है।
तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है ना, KMnO4 इसको ही ऑक्सीडाइज कर देता है। KMnO4 बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो क्या HCl को भी नहीं छोड़ता, HCl को ऑक्सीडाइज करके Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर अगला देखो क्या बोल रहा है, विच आर द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हम लोग पढ़ के आए हैं 3D सीरीज की बात करूँ तो मैंगनीज से ऊपर कोई नहीं है। फिर टीम फॉर एथिक्स एट द पीएनसी आप लोगों के लिए लेके आया है मार्गदर्शन 2026 प्रोग्राम, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट एकेडमिक प्रेप के साथ साथ एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस और स्मार्ट टूल्स वगैरह सब लोग चीजें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसमें आप लोगों को डीपीटी के साथ साथ नोट्स वगैरह और ये सब तो मिलेंगे ही, साथ में आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे जिससे आप अपना अप्रोच भी बेटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको जब आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाता है या तो वह आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी दिक्कत आ रही है, कॉलेज काउंसलिंग में इश्यूज आ रहे हैं, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, या फिर आपका अगर डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिला तो प्लान बी क्या हो सकता है, उस सब चीज़ों में आपको डिस्कस करेंगे। मैम के साथ आपके लाइव सेशंस भी होंगे जिसमें आपकी स्ट्रैटेजी सेशंस वगैरह हम लोग करवाएंगे। तब आपको मिल सकता है ओनली इन 2999। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं। दैट इज इट फॉर दिस वन। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय।